स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। परीक्षा में बहुत ही ज्यादा कम समय रह गया, बहुत ही ज्यादा कम समय, लेकिन फिर भी अभी भी देर नहीं हुआ है। मैं आज आपको उस चुनिंदा चैप्टर को बताने वाला हूँ, टॉपिक को बताने वाला हूँ। मैं निचोड़ दिया हूँ एकदम, जिससे परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक आता है और उसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि आप सब कुछ अभी आप नहीं पढ़ सकते। तो वो निचोड़ के जो लाया हूँ ना, चुनिंदा चैप्टर, जैसे दूध में से निचोड़ के मक्खन या घी निकलता है, वैसे ही निकाल के लाया हूँ मैं आपको, और उसी को आपको देखना है और बेहतरीन अंक आपका आ जाएगा। आप 80-20 रूल के बारे में सुने ही होंगे कि दुनिया, मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें 80% जो एम्प्लॉय है उससे जितना एफर्ट लगा के वो जितना आउटपुट नहीं निकालते हैं, उतना 20% एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए कर देते हैं। 80% सेल जो होता है वो 20% कंपनी मिलकर ही करता है। 80% जो प्रदूषण होता है, सिर्फ और सिर्फ 20% फैक्ट्री जो होता है वही 80% प्रदूषण करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 80% चीज होता है ना, 20% में छिपा रहता है। इसी तरह से आपका सिलेबस भी है। जो बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जो एकदम यूजलेस है, जिसको आप अभी नहीं देखिए, क्योंकि वो चैप्टर बड़ा तो है लेकिन उससे परीक्षा में अंक आता है बहुत कम। इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण चैप्टर बताने वाला हूँ और हर एक विषय का बताने वाला हूँ। तो पहला विषय गणित को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गणित के लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। एक सेकेंड, देखिए गणित है पहले, सबसे पहले गणित है। गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर पहला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। अब त्रिकोणमिति ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो चैप्टर है इससे आता है सबसे ज्यादा प्रश्न। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये काफी बड़ा चैप्टर है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। अगर वो पूरा साल पढ़ाई नहीं किया है तो इसका अंतिम का जो चैप्टर है सिद्ध करने वाला, वो उसको समझ में नहीं आएगा और वो मैथ में अगर कमजोर है तो भी दिक्कत है। तो आपको इसको 100% घोर के नहीं पीना है, क्योंकि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं जो कमजोर भी होते हैं। तो आप इसमें शुरुआत का जहां तक आपका समझ में आ रहा है उससे थोड़ा आगे बढ़ के इस चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आता है। इस चैप्टर को आपको एकदम ध्यान देना है, क्योंकि बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। और उसके बाद कुछ आसान चैप्टर है। देखिए आसान चैप्टर में सबसे ज्यादा आ जाता है प्रायिकता, प्रायिकता, सांख्यिकी, प्रायिकता और सांख्यिकी। एकदम आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है ये। इससे मतलब ये बहुत कम समय लेगा आपका, आधा एक घंटा में ये रिवाइज हो जाएगा या उससे भी कम। तो इसको देख लीजिए, क्योंकि इससे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है लेकिन आपका नंबर देके जाता है, क्योंकि इसमें एग्जाम में समय भी नहीं लगता है, फट से बन जाता है। ये हो गया, त्रिकोणमिति से आता है क्वेश्चन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, रुक जाइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, जिसमें त्रिभुनीय आकृति के बारे में, आप शंकु, घन, घना इत्यादि के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो वाला चैप्टर। इस चैप्टर से भी फॉर्मूला के रूप में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला पे ही बन जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर के लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, उतना से भी आपका काम चल सकता है। और फॉर्मूला भी इसमें कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पाई रहता है, आर एल इस तरह का रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसका फॉर्मूला का कौन आंसर होगा, किसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है, ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं याद ही करवा दिया हूँ आपको। तो इस वीडियो को देख लीजिए, छोटा सा वीडियो, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा उलट लेना है, जो बचा हुआ फॉर्मूला होगा, लेकिन इसमें अधिक ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम फॉर्मूला है वो मैं याद करवा चुका हूँ इस वीडियो में। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और अगला ऐसा नहीं है कि इतने ही से पूरा क्वेश्चन आ जाता है, अगला थोड़ा बहुत और भी है, लेकिन वो सब उतना जरूरी नहीं, क्योंकि गणित क्या होता है, लेंदी सब्जेक्ट होता है। आप इसमें ज्यादा समय दीजिएगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। तो और कुछ चैप्टर है, जैसे आप देख लीजिए, अगर आपको मन करे पढ़ने का समय बच जाए तो आप उसको देख सकते हैं, जैसे द्विघात समीकरण। ये भी आसान चैप्टर है, इसको भी आप देख लीजिए, द्विघात समीकरण, इसको भी देख लीजिए। और बच गए एपी। एपी आसान है ज्यादा, ठीक है, द्विघात समीकरण वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, लेकिन ये दोनों भी एक लेके चलिए आप। तो आप बोल रहे हैं, आप सोचेंगे सर आप इतना चैप्टर बता दिए, तो नहीं, ज्यादा चैप्टर नहीं है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें त्रिकोणमिति को पहला प्रायोरिटी दीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इसको, इसका फॉर्मूला बस आपको याद करना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। और इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इतने में ही आपका ज्यादा से ज्यादा चीज कवर हो जाएगा। तो इसको आपको कर लीजिए। आप इससे भी थोड़ा कम कीजिएगा तो आप अपने अनुसार, क्योंकि आपको माथाफोड़ी नहीं करना है, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कम है। और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैं बहुत कम बताऊंगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं बहुत कम बताऊंगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन उसी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब सामाजिक विज्ञान को कैसे करना है। तो सामाजिक विज्ञान बहुत ही ज्यादा आसान है। ये चैप्टर आपको ज्यादा लग सकता है लेकिन कुछ नहीं है। देखिए बात को समझिए, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, 80 नंबर का ही होता है। तो हर बहुत बहुत चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, एकदम कम कम। भूगोल में सिर्फ एक चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसका नाम है संसाधन वाला चैप्टर। और ये चैप्टर जो है ना, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है। आप 8वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे इस चैप्टर को। तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा, जैसे केमिस्ट्री में रटते हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही
आसानी से आपको याद हो जाएगा इसका क्वेश्चन। और इस चैप्टर से अंदर से कुछ कुछ पूछेगा कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्लियर नहीं है, पढ़े नहीं है इस चैप्टर को, तो ये जो वीडियो आपको दिख रहा है उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको सब समझा दिया हूँ। 2x पे देखिएगा तो 20 मिनट भी नहीं लगेगा और वीडियो खत्म, चैप्टर खत्म। और बाकी आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस तो किए होंगे, तो बाकी चीज उससे कवर हो जाएगा। तो बस ये चैप्टर देखना है आपको संसाधन वाला, ठीक है। अगर आपके पास भारतीय भवन है तो इस चैप्टर को तोड़ दिया होगा एक से ज्यादा चैप्टर में, तो वो देख लेना है आपको, ठीक है। तो संसाधन वाला और इतिहास में आपको बस पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, और इधर संसाधन पढ़ लिया आप। तो भारत में राष्ट्रवाद, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा आसान है। आप बचपन से ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़े होंगे, उन्हीं लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, जो भारत में आज़ादी कैसे आया, उन चीज़ों के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर में। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन था वो किसने किया था, दांडी यात्रा कब हुआ था, ये सब चीज़ जो आप पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह में, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैक्ट जो होता है उसको आपको याद रख लेना, ताकि ऑब्जेक्टिव में आपका काम बन जाए, और क्वेश्चन आंसर भी होता है उसमें भी आपका सही हो जाए। बाकी पूरा बात सुनिए, देखिए हमारे वित्तीय संस्था इकोनॉमिक्स में और राज्य एवं राष्ट्र किया, ये भी इकोनॉमिक्स में। बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, आप थोड़ा सा इसको नजर मार दीजिए, बहुत ही कम समय आपका लेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये सब, छोटा छोटा आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। बाकी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, और दीर्घ उत्तरीय के बारे में समझिए बात को, देखिए। और लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये दो चैप्टर भी है जो इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और इस दोनों को मिला के कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसके लिए बहुत ही छोटा वीडियो 2-3 मिनट का है, और आप स्क्रीनशॉट लेके फट से उसको 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपका याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इधर से आ जाता है, ठीक है। लघु उत्तरीय वाला, और लघु उत्तरीय आसान ही आता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय कठिन आता है। तो देखिए एसएसटी में कोई दीर्घ उत्तरीय, साइंस में भी और एसएसटी में भी, यानी सामाजिक विज्ञान में भी और विज्ञान में भी। तो दीर्घ उत्तरीय कुछ क्वेश्चन होता है जो रिपीट करता है, हर बार ही रिपीट करता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा जिसमें मैं आंसर के साथ आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय। उसमें भी बहुत कम रखूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उस वीडियो को आप देख सकें। और बाकी बहुत सारे शिक्षक बता रखे हैं, तो वो भी आप अपने जो ट्यूशन पढ़ते हैं जिन शिक्षक से क्लास में, तो उनकी बात भी आप सुन सकते हैं, जो आप बता रहे हैं आपको वो VVI दीर्घ उत्तरीय, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया आपका, इतना ही करना है, आपका सामाजिक विज्ञान आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, दीर्घ उत्तरीय का जो बार बार रिपीट होता है उसको आपको करना ही पड़ेगा, तो कम समय लेगा, उसको आप देख लीजिए एक नजर। अब चलिए विज्ञान के बारे में देखते हैं। अब चलिए विज्ञान का देखते हैं। इसमें भी मैं बहुत कम चैप्टर, आपको दिख सकता है ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, बात को समझिए। पहले आपको पढ़ लेना है प्रकाश वाला चैप्टर। प्रकाश वाला जो चैप्टर होता है इसको आपको देख ही लेना है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब जो होता है, किसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब होता है, ये सब जो होता है इसको आपको देख लेना होगा। और इसके लिए कंफ्यूजिंग चीज जो होता है अवतल उत्तल में जो आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी आपसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दिया हूँ, आपके दिमाग में डाल दिया हूँ। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, 2-3 मिनट का वीडियो ही रहता है जिसमें मैं इस तरह का ट्रिक बताता हूँ, तो उसको आपको देख लेना होगा। आई बटन पे सबका लिंक आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को आप दोबारा चलाइएगा और सबको देख लीजिएगा, और बहुत कम समय लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो है सबका, सब देख लीजिएगा तो भी, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मन करे तो आप देख लीजिए, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रकाश वाला पढ़ लेना और विद्युत वाला पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको कर लेना होगा। ये सब फिजिक्स में आ गया। और ऊर्जा के स्रोत, ये स्माइल मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। ऊर्जा का स्रोत ये आपको सामाजिक विज्ञान में भी काम दे देगा और विज्ञान में भी काम दे देगा, दोनों में आ जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफी काम का है, तो इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा आसान है, आपको पता ही रहेगा ज्यादातर चीज। और केमिस्ट्री में अम्ल भस्म देख लेना है आपको, अम्ल भस्म लवण वाला जो होता है, और इसमें भी ट्रिक के साथ मैं एक वीडियो बनाया हूँ, 1-2 वीडियो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, उसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में दिया होगा, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजिंग चीज हो जाता है कि क्या कौन सा रंग हो जाएगा, तो ये भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि नीला होगा या गुलाबी होगा, तो इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया हूँ, तो जरूर देख लीजिएगा। और धातु और अधातु, ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है शुरुआत में, और बाद में थोड़ा सा केमिस्ट्री का रूप ले लेता है ये, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो बाद का भले ही आप छोड़ दे, लेकिन शुरुआत का तो आप जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इस चैप्टर को आप देख ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। धातु और अधातु आपके लिए काम करेगा, क्योंकि परीक्षा में इन 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर आता है। मैं शुरू में बता चुका हूँ, मैं निचोड़ के लाया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला बायोलॉजी में अब जैव प्रक्रम देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहला ही चैप्टर है। और उसके बाद जनन और दूसरा जो छोटा छोटा इजी टॉपिक है उसको आप देख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। और इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट है कि जो भी दीर्घ उत्तरीय होता है ना महत्वपूर्ण वाला, वही आता है इसमें भी। जो दीर्घ उत्तरीय फिक्स है, जो बार बार आ रहा है, वही आएगा इसमें भी। तो दीर्घ उत्तरीय वाला वीडियो जो मैं आपको बताया वो जरूर आपको कर लेना है। और बाकी हो गया। और सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे आप क्लास के अंदर, छोटा छोटा जो टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आता है, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन आएगा, आपको 50% क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है,
50% जो आसान है उसी को पकड़ना है। तो बस विज्ञान में आपको इतना ही चैप्टर देखना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आता है। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। आपको फिजिक्स में पढ़ना है प्रकाश और विद्युत वाला चैप्टर और ऊर्जा का स्रोत, जो कि काफी आसान चैप्टर है, उससे थोड़ा बहुत बन जाएगा। तो बस इसको एक बार आसानी से देख लेना। यही 2 मेन चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में अम्ल भस्म पढ़ना है, धातु अधातु पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। और बायो में जैव प्रक्रम आपको पढ़ लेना होगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, जैव प्रक्रम पहला ही चैप्टर है। और इसके अलावा जनरल वाला चैप्टर और छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको आपको थोड़ा सा एक नजर देख लेना। अगर आपके फेयर कॉपी में आप नोट्स वगैरह बनाए तो एक बार पलट लेना है बस। और आप सोच रहे होंगे कि जो पूरा पूरा किताब पढ़ा है वो बेवकूफ है, तो बेवकूफ तो नहीं है। अब क्योंकि वो पूरा साल पढ़ रहा था तो सब कुछ पढ़ा, आपके पास परीक्षा का बहुत कम ही समय बाकी है, तो आप जरूरी चीज है उसी को आप देखिएगा। यही एक समझदार वाला तरीका है। तो आपको यही सब देखना है। और मैक्सिमम नंबर जैसा कि आप 350 तो आ ही जाएगा अगर आप इन टॉपिक को देख लेते हैं तो, क्योंकि यहीं से प्रश्न बन के आता है। थोड़ा सा आपको सूझबूझ दिखाना है बस। और हाँ, रात में या दिन में कहीं भी थोड़ा सा समय निकाल के आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आप सोते वक्त थोड़ा सा सोने का समय कमा दीजिए और वहां पे मच्छरदानी के अंदर ही आप थोड़ा सा लिखने का टाइम आप निकालिए। कम से कम 25-30 मिनट आपको लिखिए सुंदर हैंडराइटिंग में। 25 मिनट ज्यादा है तो 20 मिनट ही लिखिए। लिखने का आदत डालिए, लिखिए, ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन ढंग से लिख सके, हैंडराइटिंग आपका अच्छा रहे। क्योंकि परीक्षा के टाइम में लोग बस रटते हैं लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा लिख भी लीजिए आप। तो थोड़ा सा लिखने का डालिए, याद कीजिए और फिर उसको लिखिए। और दीर्घोत्तरीय का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है इन सबसे, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से, उनके लिए वीडियो आएगा जिसको आपको देखना है हिंदी। इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले व्याकरण को आपको पकड़ना है। व्याकरण क्या होता है, नहीं बदलता है। संज्ञा का 5 भेद होता है, सर्वनाम का 2, 2, 4, 2, 6 भेद होता है, ठीक है। तो ये 2, 2, 4, 2, 6 मैं ट्रिक से याद किया हूँ और आपको भी ट्रिक से याद करना है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट में जाइए और आप जितना भी वीडियो, छोटा छोटा वीडियो है 2-2.5 मिनट का, 3 मिनट का, उसको देखिए और जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। जो भी कितना किसका भेद होता है वो सब नाम जो होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। और व्याकरण क्या होता है, नहीं बदलता है। जो आप पहले पढ़ते आए वही हर क्लास में रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो व्याकरण से आपका क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द थोड़ा बहुत बचपन में आप पढ़े होंगे, तो वहां से काफी काम दे देगा। और रहा बात सब्जेक्टिव का, तो वो मैं बता चुका हूँ। गोधली भाग 2 का जो भी काव्य खंड है और जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें कोई चैप्टर स्पेसिफिक नहीं होता है, सबसे छिटपुट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सब कहानी, सब निबंध जो भी है सब जरूरी है। तो जो अगर आप कक्षा में पढ़े होंगे तो वहां से आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी बहुत ही आ जाएगा आपका नंबर ठीक ठाक, क्योंकि व्याकरण आप पढ़े होंगे पूरा साल, और नहीं पढ़े हैं तो अभी भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं पकड़ना है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, और डेप्थ में किसी को भी नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से ही आपको पढ़ के निकल जाना है, क्योंकि समय आपके लिए कम है। हिंदी में आपको यही करना है। कौन सा लेखक कब जन्म लिया था उसका ईस्वी मत रटिए, वो आता है, नो डाउट आता है, लेकिन उसके चक्कर में आपका समय बर्बाद चला जाएगा। तो ईस्वी वाला तो छोड़ ही दीजिए, कुछ भी मत याद कीजिए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, ईस्वी याद करें, क्योंकि आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ईस्वी याद करिएगा तो आप फेंका जाएगा, समय आपका निकल जाएगा। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप छोड़ सकते हैं तो वो सब छोड़ दीजिएगा। आपको लेंदी चीज नहीं पकड़ना है, ठीक है। आपको करना है स्मार्ट वर्क। और रह गया बात संस्कृत का और या मैथिली का, तो मैथिली लिए हैं तो प्लेलिस्ट आपका होगा नीचे, आप जाइए प्लेलिस्ट में जो भी मैथिली का वीडियो अपलोडेड है सब देख लीजिए। और संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत तो मुझे आता नहीं है और बहुत कम शिक्षक संस्कृत पढ़ाते हैं, वो तो स्पेशल टीचर होते हैं। तो आप जिससे भी ऑफलाइन क्लास में संस्कृत पढ़ रहे होंगे उनसे पढ़िए, जो भी वीआई चीज़ है वो देख लीजिए। और यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है संस्कृत का बहुत सारा लेक्चर, तो वहाँ आप देखिए, आप समझिए, सीखिए। संस्कृत के बारे में मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। पता नहीं आप रीजनल लैंग्वेज क्यों नहीं चुनते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। मैथिली बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप दरभंगा या मिथिला के क्षेत्र में रहते हैं तो मैथिली ले लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन लोग नासमझी में, कोई उनको बताने वाला भी नहीं होता है और पता नहीं वो ले लेते हैं। मैं कई सारे छात्रों को मैथिली दिलवाया हूँ और वो बेहतरीन नंबर लाते हैं मैथिली में। जो संस्कृत वाले होते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा ले आते हैं। और संस्कृत का आगे ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है संस्कृत से, ना इंजीनियरिंग में, ना मेडिकल में, कहीं उसका कोई रोल नहीं है। तो आप क्यों उसमें समय अपना खपाए, क्योंकि काफी कठिन विषय होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। अपने आप पे आत्मविश्वास जो होता है उसको बनाए रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत गेम चेंजर चीज होता है। आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा तो आप परीक्षा में घबराइएगा नहीं। आपका पूरा जितना भी सेंस ऑर्गन होता है सब सही से काम करेगा और फटाफट आप लिख लीजिएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप फेल नहीं कीजिएगा। आप पूरा साल नहीं भी पढ़े तो भी अगर आप थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा सा चालाक है, थोड़ा सा आप मेहनत करना जानते हैं, थोड़ा सा आप एफर्ट लगाना जानते हैं, तो बस आप लग जाइए। आसपास के लोगों से जाके ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए। आपके पास जो पढ़े हैं साल भर में, जो मैं आपको बताया हूँ, जो आपके शिक्षक आपको बताए हैं, उसी को फॉलो करना है। ज़्यादा भैया दीदी के चक्कर में नहीं रहना है। आराम से आप कीजिए और समय को सदुपयोग करके आपको पढ़ाई करना है। और टाइम अभी भी है 14-15 दिन। अब मैं वीडियो जिस दिन बना रहा हूँ उस दिन से 15 दिन है अभी, तो आप आराम से लग जाइए और तैयारी कीजिए। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना भी चैप्टर मैं बताया हूँ उसको जरूर आपको देखने